नमस्ते फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है बायो विद डॉक्टर झा में, जहां पर एकदम इजी सरल हिंदी में आपको मैं बायोलॉजी समझाऊंगी। ठीक है। तो आज का वीडियो जो है हम चैप्टर 8 द सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे सेल क्या होता है, सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल्स जानेंगे, मेसोसोम क्या है, प्लाज्मिड क्या है, सब कुछ। ठीक है। ये एक वीडियो काफी है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये चैप्टर 8 है, क्लास 11th। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और नोट्स बनाना मत भूलना, ठीक है। तो पहली चीज, व्हाट इज सेल? सेल है क्या? ठीक है। आप अपने आसपास देखते होगे काफी सारी चीजें हैं, कुछ नॉन लिविंग है, कुछ लिविंग थिंग है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं लिविंग थिंग के बारे में। तो जो सेल है ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। ये एकदम डायरेक्ट लाइन है जो आपसे नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको आप समझते हैं ये है क्या? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कि जो सबसे छोटी यूनिट हमने सेल को क्यों कही गई है, क्योंकि इससे जो अगर कुछ भी कम है और जो एक इंडिपेंडेंटली अपनी आप को जिंदा नहीं रख सकती, जो बेसिक फंक्शंस है वो नहीं कर सकती, उसको हम सेल नहीं बुलाएंगे। इसीलिए इसका क्या मतलब हुआ कि सेल अपने आप सबसे छोटी यूनिट बन जाती है। ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और नॉन लिविंग से कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, वो चाहें तो जितनी भी एसेंशियल फंक्शंस है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो जिंदा खुद से सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। और जो कि हमें पता ही है कि मल्टी मतलब काफी सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, काफी सारे सेल से मिलके बनते हैं मल्टी सेलुलर। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है। हम आगे बढ़े। अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है क्या। ठीक है। तो यूनिसेलुलर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, यूनी मीन्स एक सेल। जो भी एक सेल से बने हुए हैं यानी वन सेल से, हमने उन्हें बुला दिया यूनिसेलुलर। ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये अपनी इंडिपेंडेंट यानी कि खुद से ये जिंदा रह सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिंगल सेल है तो ये खुद से जिंदा नहीं रह सकते। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी जितने भी बेसिक लाइफ फंक्शन जरूरत है वो ये सारे खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर जैसे हम आप देखते होंगे काफ़ी सारे चूड़ियाँ वगैरह होती है जिसे हम मल्टी कलर बोल देते हैं। मल्टी मतलब काफ़ी सारे। तो मेड ऑफ मेनी सेल्स एंड सेल्स वर्क टुगेदर। अब ज़्यादा सेल हैं तो उनमें कुछ हार्मनी होगी तो वो सारे एक साथ काम करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल है। अब इसके देख लो आप, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ठीक है। ये हो गए आपके यूनिसेलुलर के। आगे बढ़े। तो अब हम बात करते हैं क्या कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। जिनकी वजह से आज हम सेल के बारे में इतना जानते हैं। और ये तो ठीक है, बट ये नीट में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, तो आप ध्यान से सुनना। पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। तो उन्होंने क्या किया था ना कि कॉर्क की, जैसे ये आप देख रहे हो, ये ओक ट्री का जो बार्क है, इससे इस तरह से ये कॉर्क बनता है। कॉर्क बेसिकली जैसे ये बॉटल्स वगैरह होते हैं ना, उनके यहाँ पे ऐसा रहता है। ठीक है। तो इसकी एक थिन सी स्लाइस ली थी और उसे माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है। तो उनको क्या दिखा ना कि कुछ ऐसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, इस तरह के हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो आप ये देख सकते हो कि यहाँ है। ठीक है। तो अब उन्हें ना याद आया कि जो मोनेस्ट्री जहाँ पे मॉन्क रहते हैं उनके ना कमरे कुछ ऐसे ही होते हैं, इसी तरह के छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो उन्होंने इसे नाम सेल दे दिया। ठीक है। तो उनके कमरों को सेल्युलर बोला जाता था। तो जो सेल है लैटिन में सेल्युलर का मतलब होता है। ठीक है। तो उन्हें वहीं से इंस्पिरेशन आई और उन्होंने ये सब अपने माइक्रोग्राफिया में लिखा था। तो जैसे कि थोड़ा इनके बारे में हम और फन फैक्ट जान लेते हैं। इन्होंने खुद से अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें ये सारी चीजें देखी थी। इनको इंग्लैंड का लियोनार्डो दा विंची भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और इन्होंने क्या
खुद से जो माइक्रोस्कोप बनाया और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे, तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उस माइक्रोस्कोप के अंदर में देखी और उन सबको अपनी बुक में पब्लिश कर दी, जिसे माइक्रोग्राफिया, और ये उस टाइम की काफ़ी बेस्ट सेलिंग बुक में थी, ठीक है? और जो मैंने बताई ये मोनोक्रोम सेलुलर, ठीक है? ध्यान रखना। चलो, आगे बढ़ते हैं हम। और अगेन ये इन्होंने ऐसा कोई बैठ के सोचा नहीं कि चलो आज मैं सेल जो है ये सेल की डिस्कवरी करूँगा या फिर सेल जो टर्म है वो लेके आऊँगा। वो बस देखना चाहते थे ये जो कॉर्क है ये फ्लोट क्यों होते हैं? पानी में फ्लोट क्यों होते हैं? इन्हें बस इतना जानना था और इसीलिए इन्होंने ये इस क्यूरियोसिटी में इसकी स्लाइड्स बनाई और इन्होंने एक स्लाइड बना के देखा माइक्रोस्कोप में और इन्हें सेल मिल गया, ठीक है? एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोन वॉन, ठीक है? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो इन्होंने भी सेल देखा था पहली बार एक लेकिन इन्होंने ना एक लाइव सेल देखा था, लाइव सेल। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था एक लाइव सेल को, ठीक है? ध्यान रहेगा। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने भी सेल के बारे में बताया था, लेकिन वो एक लाइव सेल नहीं थी, गॉट इट? ने जो डेड सेल देखे थे वो कुछ नहीं, वो सेल वॉल देखा था इन्होंने और उसे इन्होंने बताया, वहां से टर्म इन्होंने दिया सेल, जो वर्ड हमें मिला है। और ल्यूवन हॉक ने लाइव सेल देखा था, ठीक है? ध्यान रहेगा आपको। एक बार हम सेल थ्योरी पे आते हैं, ठीक है? तो सेल थ्योरी क्या है? तो जो सेल थ्योरी है ना, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर कंप्लीट की थी। और इसमें हम पहले पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में सेल थ्योरी में है क्या। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, या तो वो एक सेल से या मोर सेल से बने हुए हैं, ठीक है? और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी सेल है आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी एक तरह से सेल डिवीजन मान लो, सेल डिवीजन से, यानी जो जितने भी सेल है ना वो किसी ना किसी सेल से बन के आए हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं इंडिविजुअल सारे जितने भी ये साइंटिस्ट हमने पढ़े हैं सेल थ्योरी में, तीन साइंटिस्ट के बारे में, इनके इंडिविजुअली क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहला शेल्डन के बारे में आते हैं। ये क्या थे? ये जर्मन बोटानिस्ट थे। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट को स्टडी किया था और कहा था कि सारे प्लांट्स जो है सेल से बने होते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं ना वो सब सेल से बने होते हैं। अब श्वान पे आते हैं। तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी काफ़ी सारे सेल जो हैं उसको ऑब्ज़र्व किया और इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम प्लाज़्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है? और इन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि जो सेल वॉल है, वो सिर्फ़ प्लांट सेल में ही होता है। यानी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेज़ेंट होता, ठीक है? ये भी हमें स्वान ने बताया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इन दोनों ने मिल के ना सेल थ्योरी तो दे दिया था, प्रपोज़ कर दिया था। लेकिन उनकी थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि नई सेल बनती कैसे है। तो अब यहाँ पे आता है रुडोल्फ वर्चोव जो है उनका कंट्रीब्यूशन। तो उन्होंने बताया था कि कोई सेल जो है वो कहाँ से आई है। कोई भी अगर सेल है उसका वजूद कहाँ से है, ठीक है? तो इन्होंने एक जो लैटिन फ्रेज़ है उसका यूज़ किया था कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुलर, मतलब कि हर एक सेल एक सेल से, मतलब कि नई सेल, जितनी भी नई सेल आपको दिख रही है, वो सिर्फ़ पुरानी सेल से बनती है, ठीक है? तो ये उन्होंने एक तरह से जो आप कोई भी सेल देख रहे हो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से, वो आई कहाँ से, तो उसके बारे में बताया था। तो इसे मॉडिफाई किया था बर्चाउ ने और इस चीज़ को फाइनली ये एक सेल थ्योरी में बनी, जिसका आप पॉइंट्स याद रख लेना कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं और दूसरी चीज़ की सारी नई सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है। ठीक है? ये 2 चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अब आते हैं हम, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैंने सारे जो साइंटिस्ट हैं वो एक बार यहाँ पे दे दिए हैं ताकि आप एक बार वापस देख लो। तो रॉबर्ट हुक के बारे में हमें पता लग गया, ठीक है? Coined the term cell, and Anton von Leeuwenhoek first to see and describe live cell.
अब रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पे ना 2 रॉबर्ट हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। तो मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि जैसे न्यूक्लियस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आप एक तरह से मान लो कि वो हमारे जो सेल है, उसका काफ़ी अम, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट सदस्य है, ठीक है? और मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट चॉकलेट है, वैसे ही एक सेल में न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट है। तो चॉकलेट ब्राउन होता है, तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ठीक है? तो ये दोनों रॉबर्ट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर शेल्डन, श्वान एंड वर्शाउ, ये तो हमें पता है, ये सारे हमारे हैं सेल थ्योरी वाले। सबसे छोटा सेल है ना, वो माइकोप्लाज़्मा है। कौन-सा है? माइकोप्लाज़्मा। और ह्यूमन आरबीसी, कई बार पता है क्या होता है कि ये ह्यूमन आरबीसी ना डायरेक्ट कई बार पूछा हुआ है कि कितनी क्या डायमीटर है, तो ये ध्यान रखना 7.0 म्यूएम, ठीक है? आरबीसी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, राइट? एंड 7 है, यू नो थाला फॉर रीजन, सो ध्यान में रखना। और ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। आपको लगेगा कि एग है तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, नहीं। एग जो है वो सिंगल सेल से ही बना होता है और ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का एग। और जो नर्व सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है? लॉन्गेस्ट ह्यूमन बॉडी, तो आप यहाँ पे देखो। और जैसे हम अगर शेप की बात करें तो काफ़ी सारे शेप है सेल के, अलग-अलग शेप्स। डिस्क लाइक है, पॉलीगोनल है, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, थ्रेड लाइक है, इर्रेगुलर है। और ना सेल की जो शेप है उसके फंक्शन के साथ चेंज होती है। मतलब कि अगर उनमें अलग-अलग शेप्स है तो वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही वो उस तरह के हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये नर्व सेल कैसे ब्रांच एंड इलॉन्गेटेड है, रेड ब्लड सेल राउंड है, और ये व्हाइट ब्लड सेल एमीबॉइड है। तो आप देख रहे हो, और आगे इन सब के फंक्शन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ना ये लाइन क्यों बोली थी कि इनकी जो शेप है इनके फंक्शन के साथ वैरी करते हैं। ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है? स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट नर्व सेल। ठीक है? ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ें। एक बार थोड़ा-सा हम एक ओवरव्यू भी ले लें कि प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है? तो अब देखो, प्रो क्या हुआ पहले, और कैरियन न्यूक्लियस। ठीक है? प्रो पहले, कैरियन न्यूक्लियस, तो मतलब ऐसा जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है? अब आप ऐसे इसको समझ लो, क्योंकि ये पहले बने हैं, तो अब ये जल्दबाजी में बने, तो इनमें क्या हुआ, ठीक से न्यूक्लियस नहीं बन पाया। ठीक है? और ध्यान रखना है एक और बहुत बड़ा डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना, उसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, जिसमें मतलब डीएनए जो है ना उनका, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा हुआ रहता है एक जगह, एक रीजन में, जिसको हम न्यूक्लियर रीजन बना देते हैं। ठीक है? मान के चलो, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये डीएनए है, तो ये जिस रीजन में है ना, ये कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड तो नहीं है, ये बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में है। इसको, इस रीजन को हम न्यूक्लियर बुला देंगे। ठीक है? ओके। अब इसके आप जो एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपी। माइकोप्लाज्म एंड पीपी येलो, एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं। ये अब ये एक कैसे हैं, क्या हैं, मैं बताती हूँ आपको। तो ऐसा है ना कि पीपी येलो जो है, आप कह सकते हो एक साइंटिफिक टर्म है। ठीक है? पीपी येलो का फुल फॉर्म क्या है? प्लियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ। प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके? ध्यान में रहेगा कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस माइकोप्लास्ट का जो साइंटिफिक नाम है वो पीपीएलओ है। ठीक है? कूल, ध्यान में रहेगा। डीएनए सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर क्यों है? अब आप इतना सा तो सेल है। अब आप इसमें इतनी जगह भी नहीं है। अब आप कैसे कोई भी चीज़ फैला के रखोगे? तो आपने क्या किया, लिया और उसको मस्त एकदम मोड़-मड़ोड़ के रख दिया। तो इनका डीएनए इसलिए सर्कुलर हो गया। ठीक है? ध्यान में रखना कि दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली।
देन यूकैरियोटिक। ऑफ कोर्स अब बेचारे हैं छोटे से, इनमें ज़्यादा कुछ ऑर्गेनेल्स नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है, तो अब इनका डिवीज़न हो जाएगा पहले ही, अच्छे से फास्ट होगा ही। मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता देती हूँ, ऐसे याद रख लेना, ठीक है? तो इनमें इतनी मेहनत लगेगी नहीं। अब आते हैं हम, तो मैंने साइटोप्लाज़्म की बात की थी कि साइटोप्लाज़्म में डीएनए जो है ऐसे ही रहता है और उस रीजन को न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। तो साइटोप्लाज़्म बेसिकली क्या, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि जो सेल है ना उसमें पूरे में भरा हुआ रहता है ये। जैसे आप ये देख रहे हो, इसको आप बोल दो ये पूरे में जो दिख रहा है आपको वो साइटोप्लाज़्म हो गया। और अपने को ध्यान रखना है कि अब साइटोप्लाज़्म में आपको लग रहा होगा कि अब तो क्योंकि साइटोप्लाज़्म अगर प्रोकैरियोट्स में है तो क्या यूकैरियोट्स में रहता होगा? तो हमें ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज़्म दोनों में प्रेज़ेंट रहता है, ठीक है? और दिस इज़ द मेन एरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है? और जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, रिएक्शन या जो भी चीज़ें हैं ना, वो इसी इसी जगह पे होती है। तो ये सेल को ज़िंदा रखने में काफ़ी योगदान है इसका। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आते हैं। प्रोकैरियोट्स में हम बताया था कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं। डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज़्म में रहता है और उस रीजन को हमने न्यूक्लियोइड बना दिया। डीएनए इज़ नेकेड। तो डीएनए इज़ नेकेड बेसिकली हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बोला गया है। अब एक बार डीएनए के बारे में देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है, इसमें किस तरह के आपको डीएनए हैं, ठीक है? तो हमने अब देखो इसका जीनोमिक डीएनए और प्लाज़्मिड डीएनए, ठीक है? तो पहला जो है जीनोमिक डीएनए, इसमें ध्यान रखना कि ये मेन डीएनए है, ठीक है? ये शेप में सर्कुलर है और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये अगेन कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये न्यूक्लियोटाइड रीजन में फ्रीली रहता है, ठीक है? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ये मेन एंड प्राइमरी डीएनए ध्यान है, ऑल्सो कॉल्ड एज़ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है? ध्यान रहेगा। और दूसरा आपको अब ध्यान रखना है कि जो प्लाज़मिड है ना, ये डीएनए के बाहर होता है। ये भी सर्कुलर है, ये भी है सर्कुलर, ये लेकिन जीनोमिक डीएनए जहाँ प्रेज़ेंट होगा, उसके बाहर प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है? और ये भी काफ़ी छोटा है, मतलब जी जीनोमिक डीएनए से साइज़ में ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अब इसका यूज़ क्या है? तो ये क्या करता है ना, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, जैसे कि आपको पता होगा ये एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट आपने सुना होगा कि अरे ये तो एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट है, ऐसी चीज़ें आपने आम बोलचाल की भाषा में सुनी होगी। तो वो कैसी आई? वो ऐसे आई कि जिस बैक्टीरिया में प्लाज़मिड आ गया, यानी ये जो एक्स्ट्रा एक सर्कुलर डीएनए आ गया, उसने क्या किया, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दे दी कि अब वो बैक्टीरिया बन गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी आप उसको एंटीबायोटिक दो, वो मरेगा ही नहीं उससे, बिकॉज़ ऑफ दिस प्लाज़मिड। तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, ठीक है? अब हायर क्लास में जाके ना हम प्लाज़मिड के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में। बट अभी के लिए ध्यान रख सकते हो ये जो एक एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दी इसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, वो इस प्लाज़मिड की वज़ह से आती है और आपकी जीनोमिक डीएनए अलग होगी, ये होगी मेन डीएनए, ठीक है? ध्यान में रहेगा, आगे बढ़ें। एक बार अब इनके ना सेल स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि अब प्रोकैरियोट है, तो कवरिंग इनकी आउटर कवरिंग कुछ तो होगी। तो इसको आपने सेल एनवेलप बना दिया, सेल एनवेलप कह दिया है। क्यों? 3 लेयर है इसके, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जो कि आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है? जैसे आप बोल लो कि जो ये सबसे आउटर की लेयर हो गई ना, ये हो गई आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह की हो गई, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपको दिख रहा है। लूज़ एंड थिन जो है, उसको आपने क्या किया, स्लाइम लेयर बोल दिया और अगर थिक एंड टफ है, तो उसे कैप्सूल बुला दिया। कैप्सूल सुन के ही लग रहा है ना एकदम कॉम्पैक्ट सा, एकदम जो टफ सा हो, और लूज़ एंड थिन तो स्लाइमी सा, स्लाइम लेयर, ठीक है? ये आप ध्यान में रखना। अब आते हैं सेकंड यानी मिडल लेयर जो कि है सेल वॉल की, ठीक है? यानी कि जैसे कि मान के चलो ये आपका ये वाला लेयर जो आपको दिख रहा है, ये हो गया सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है ना, इसका यहाँ पे क्या काम है? एक तो ये इसको शेप प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को और ये बैक्टीरिया को ना बर्स्ट होने से बचाएगा। तो एक तरह से अब क्या हो गया, इसने क्या किया? शेप तो दिया सेल वॉल ने प्लस प्रोटेक्शन भी दे दिया, ठीक है?
अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो तीसरी लेयर है, इनरमोस्ट, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि अब अंदर क्या जाना चाहिए, बाहर क्या जाना चाहिए, वो कोई तो लेयर डिसाइड करेगी। तो वो मान के चल लो कि प्लाज्मा हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी चीज़ को कवरिंग है, आप उसको मेम्ब्रेन बुला दो, ठीक है? ठीक है? इसको याद कैसे रख सकते हैं? कुछ ऐसे याद रख लो, जीसीपी, आउटसाइड से इनसाइड, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, ये क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? ध्यान रहेगा, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो बैक्टीरिया को ना हमने कैसे एक और तरह से हम ग्राम स्टेनिंग के बेस पे हम लोग भी डिवाइड करते हैं। जो भी ग्राम पॉजिटिव है वो स्टेन ले लेते हैं, यानी कि वो इस तरह के दिखने लगते हैं, और जो स्टेन नहीं ले पाते वो ऐसे दिखने लगते हैं। तो जैसे अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि जब आपने अपना पेन देखा हो, ब्लू पेन, कितने शैतान होते हैं वो। आप जब भी कुछ ऐसी व्हाइट शर्ट पहनो ना, वो तभी उनको लीक होना होता है और वो आपकी शर्ट खराब कर देते हैं। तो वो ब्लू कलर के स्टेन पकड़ लिया, दैट इज ग्राम पॉजिटिव, कि आज तो मार पड़नी पक्की है, मतलब पॉजिटिवली मार पड़ेगी, ग्राम पॉजिटिव। और ये हो गए पिंकिश बेचारे भोले भाले ग्राम नेगेटिव। हाँ, अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक पे मत जाना, ये कोई भोले-भाले नहीं है, हम इनके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप जब अपने मेडिकल स्कूल में जाओगे, वहाँ पे आप खुद से स्टेन करोगे और आपको बताना पड़ेगा एग्ज़ाम में कि ग्राम पॉज़िटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उनके एग्ज़ाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में अपने कॉलेज में जाओगे और करोगे वहाँ पे। और तब मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा और क्या-क्या आपने नया सीखा, ठीक है? तो यानी आपको वापस इस वीडियो पे आना है और कमेंट करना है, ठीक है? भूलना मत। और ठीक है, ये हो गया। अब सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ ही लिया। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्या? कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल तो है, लेकिन इसमें नहीं है एक माइकोप्लाज़्म जो है। ये माइकोप्लाज़्म देख रहे हो? ये वापस आ गया। पहले कहाँ था ये? स्मॉलेस्ट। इसे ऐसे ही याद रख लेते कि इतना तो स्मॉलेस्ट है बेचारा। अब इसके पास सेल वॉल के लिए जगह नहीं बची। तो इसमें क्या है, ये 2 चीज़ में आ गया, एक तो स्मॉलेस्ट भी बन गया और एक तो इसके पास सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ें? मेसोज़ोम्स पे आते हैं। मेसोज़ोम ना इस टॉपिक का स्टार है, मतलब ये सेलिब्रिटी है। कैसे? ये ना आपको नीट में तो पूछा जाएगा ही, और आप अगर और भी कोई एग्ज़ाम दो, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये है क्या और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अब मैंने बताया था कि सेल को जो है इंडिपेंडेंटली रहने के लिए वो सारे फंक्शंस कर लेते हैं, लेकिन आपको दिमाग में आया यार ये प्रोकैरियोट्स के पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये सारे फंक्शंस, चलो डीएनए ने इनका जो ट्रांसफर है वो इनके अंदर जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करा दिया, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, इतनी सारी चीजें हैं, वो कौन करा रहा है? वो करा रहे हैं हमारे सुपरस्टार न्यूरोसोम। अब देखो ये जो है ना, अब ये बने कैसे? इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आप देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहा है, ये इस तरह से फोल्ड हो गए, इस तरह से इन्होंने बना दिए मेसोसोम्स। और ये अब ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? ये मत बोल देना कि अब इनमें है तो फिर यूकैरियोट्स में तो होंगे ही। नहीं, यूकैरियोट्स के लिए हर फंक्शंस करने के लिए अपने ऑर्गेनल्स हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है, वो और एडवांस है, ठीक है? ये बेचारे गरीब हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करके मेसोसोम बना लिया, ताकि ये बेसिक फंक्शन तो कर सके जिंदा रहने के लिए। अब वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला, तो ये इनके एक्सटेंशन इस तरह से, मतलब ये आप देख रहे हो, इस तरह के शेप्स में हो सकते हैं ये, ठीक है? अब आगे बढ़े कि इनके फंक्शन क्या-क्या हैं। देखो, सेल वॉल का फॉर्मेशन करा रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल, ये काम भी यही करा रहे हैं, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन करा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंजाइमेटिक कंटेंट जो है उसको भी बढ़ाने का काम इनका ही है। अब देखो, अब ये आपको लग रहा होगा सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है? तो आप खुद देखो, अगर आप एक थ्रेड लो, उसको ऐसे रख दो सिर्फ, और इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा थ्रेड ले लो, ठीक है? और उसको बस ऐसे-ऐसे करके रख दो, तो आप इतने एरिया में ना इससे 10 गुना बड़ा थ्रेड भी ले सकते हो। तो एक तरह से इन्हें ना सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब सरफेस एरिया बढ़ने से इनको काफ़ी मदद मिल जाती है, ठीक है?
और ये 7 साला फॉर रीज़न अपने मेज़ोज़ोम भैया। अब बात आती है कि अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इस तरह से कुछ ऐसा आप न्यूमेरिक बना लो, जैसे सी से हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन, डी से अपना डीएनए रेप्लिकेशन, ये सीडी आ गया। फिर हम आरआर कर लेते हैं। वही मूवी होगी आपकी या कुछ भी याद रख लेना या किसी का नाम होगा। तो आर से क्या हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसको इस तरह से बोल दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर, ठीक है? ओके, ये भी आप बोल सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। अब आ जाता है आर, दूसरा आर उससे रेस्पिरेशन। अब कैसे याद रखें? एसएसबी कर लो, एसएसबी तो किसी का नाम होगा ही ना। एक एस से सिक्रीशन आ गया, एक से सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ गया और एक बेचारा गरीब ई अलग सा, ठीक है? जो कि एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाने में। सो सीडी, आरआर, एसएसई। और आपको एक न्यूमोनिक्स वाले चाहिए तो मैं क्या करूँगी ना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ याद रखने में, आप कमेंट में बताते जाओ। मैं कोशिश करूँगी कुछ अच्छे, एक्साइटिंग, चटपटे न्यूमोनिक्स लेके आने के लिए, जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि मैं आपको याद करवा के रहूँगी। अब आते हैं फ्लैजेला, पेलाई एंड फिम्बरी पे, ठीक है? अब ये क्या नई चीज़ आ गई? तो ये जो है ना, ये बेसिकली बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर जो है, वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्लैजेला है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल है वहां से इस तरह से थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन निकली होती है। ये थिन फिलामेंटस ये क्यों हेल्प करती है? मोटिलिटी में। मोटिलिटी क्या? मूवमेंट। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। तो ये हेल्प करेंगे आपको मूवमेंट में। इनके 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और जो फिलामेंट है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। तो इसका काम क्या है? मोटिलिटी का काम है, यानी मूवमेंट का। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा जा सकता है कि मूवमेंट का काम कौन कराता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ़ फ्लैजेला कराएगा। काफ़ी बारी मैं भी कन्फ्यूज़ होती थी फिम्बरी एंड फ्लैजेला में, लेकिन ध्यान रखना कि फ्लैजेला नाम से ही रखना है ना, फ्लैजेला, मतलब कि ऐसे इधर-उधर भागने के काम इसके ही होंगे। अब फिलाई पे आते हैं। दैट इज़ लाइक इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ऐसे, ये भी इस तरह से प्रेज़ेंट होते हैं। वो स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं और ये ना डीएनए ट्रांसफर में मदद करते हैं। मतलब कि इनका मोटिलिटी में तो कोई रोल नहीं होता। ये डीएनए ट्रांसफर, जो दूसरे बैक्टीरिया से अगर आपको डीएनए ट्रांसफर कराना है, तो ये बेसिकली उसमें मदद करते हैं। अब आता है फिमरी। ये जो है ना, ये स्मॉल ब्रिसल्स लाइक होते हैं, इस तरह से छोटे-छोटे। अब ये क्या करेंगे, जैसे कहीं भी पत्थर है, कोई भी रॉक है ना, वहाँ पे अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो इनका भी कोई रोल अब मोटिलिटी में तो है नहीं, कोई मूवमेंट में इनका कोई रोल नहीं है, तो मूवमेंट में सिर्फ़ एक फ्लैजेला का रोल है, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप को ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको एज़ अ ऑप्शन में ट्रिक की तरह आ सकता है, कन्फ्यूज़ करने के लिए। आगे बढ़ें? अब राइबोसोम पे आते हैं, ठीक है? अब राइबोसोम, आपको लग रहा होगा कि राइबोसोम तो हमने सुना है यूकेरियोट्स में भी होता है, तो प्रोकैरियोट्स में कैसे आ गया? तो एक्चुअली जो राइबोसोम होता है ना, वो इनके पास क्यों है? अब माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, गोल्गी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन, राइबोसोम क्यों आ गया इनके पास? क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। अब राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। अब ये राइबोसोम बिना मेम्ब्रेन वाला है, तो ये मिल गया प्रोकैरियोट्स को भी, ठीक है? तो अब आप ये देख लो कि ये 2 सब यूनिट से बना होता है, 50 एंड 30। तो अब आपको लग रहा होगा कि 50 एंड 30 तो मैथ्स तो 80 कहती है, लेकिन ये 70 क्यों लिखा हुआ है? तो हम आगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो ये मैथ्स हम वहाँ पे समझा देंगे। तो ध्यान में रखना है कि उनके पास सिर्फ 70s राइबोसोम होता है, ठीक है? फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। और जब मेनी राइबोसोम ऑन वन एमआरएनए है, तो उसे क्या पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, ठीक है? इनका ये काम हो गया। पॉलीसोम क्या करता है? ट्रांसलेट करता है एमआरएनए इनटू प्रोटीन, जो कि इसका फुल, डोंट वरी, घबराना नहीं है, ये पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? क्या आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? 70s नॉट 80, ओके? ये मैथ्स ध्यान रखना, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। और एस क्या है? ये श्वेतबर्ग यूनिट है, जो कि मैथमेटिकली ऐड नहीं हो रही, लेकिन ये 70 ऐसी है।
अब इंक्लूजन बॉडीज पे आते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी क्या है? तो ये ना, अब जैसे अगर आप बात करो हम ह्यूमंस की, हम ह्यूमंस के पास स्टोर करने के लिए काफ़ी सारी जगह है। मतलब आपको कुछ भी अगर फूड स्टोर करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरियाज़ की या फिर आपके प्रोकैरियोट्स की, इनके पास एज़ सच अलग से कुछ नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इनके पास होती है इंक्लूजन बॉडी, जो कि जितने भी रिज़र्व मटेरियल है उसको स्टोर करके रखती है, ठीक है? ये साइटोप्लाज़्म में फ्रीली रहती हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑफ़ कोर्स हमें पता है यहाँ इनके पास कोई मेम्ब्रेन है नहीं ज़्यादातर किसी भी चीज़ में। फॉस्फेट ग्रैन्युल्स हो गए, साइनोफिल ग्रैन्युल्स हो गए और ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स हो गए, इसके एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? अब गैस वैक्यूल्स भी है जो है एक अलग तरह की इंक्लूजन बॉडी, जो कि सिर्फ़ प्रेज़ेंट रहेगी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, कन्फ्यूज़ मत होना कि सब में प्रेज़ेंट रहेगी। सिर्फ ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है? क्या ध्यान रखना है यहाँ से, इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। गैस वैक्यूल सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ठीक है? आगे बढ़े। एक बार ना हम क्विकली इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है, यूकैरियोट्स में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे है। डीएनए इनका सर्कुलर है, इनका लीनियर है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं है इनके पास है, ठीक है? राइबोसोम इनका 70s है, इनका 80s है, ठीक है? सेल साइज इसमें स्मॉल है, लार्ज है, ये आप यहाँ पे देखो, क्या कंपैरिजन है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आप देखो यूकैरियोटिक सेल कितना ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, ठीक है? आप एक बार ध्यान से देखो, जैसे पीपीएलओ वायरस, कंपेयर करो एक बार। देख लिया? अब आते हैं एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लांट्स, एनिमल। एंड यहाँ पे जैसे आप ये देखो, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये डीएनए यहाँ सर्कुलर, और यहाँ पे देखो डीएनए आपका लीनियर, ठीक है? और अब हम एक बार रिवीजन कर लें फटाफट, क्या क्या हमें रिवीजन में ध्यान में रखना है। सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है? यूनिसेलुलर वन सेल, मल्टीसेलुलर मिनी सेल। रॉबर्ट हुक सेल वर्ड जो है बताया था, माइक्रोग्राफिया याद है। ड्यूवेनहॉक लाइफ सेल, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, शिल्डन प्लांट्स के उन्होंने देखे थे बहुत सारे सेल्स, श्वान ने एनिमल सेल्स, वर्षाओं ने ओमिनस सेलुलर, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट नर्व सेल ह्यूमन आरबीसी 7, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, यूकैरियोटिक 80s एंड मेसोसोम जो है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है और वो 7 फंक्शन परफॉर्म करता है। माइक्रोप्लाज्म नो सेल वॉल, पिलाई फिम्बरी, नो मोटिलिटी, फ्लैगेला, फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, इंक्लूजन बॉडी नो मेम्ब्रेन बाउंड। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। प्लाज्मिड जो है एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देता है, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन वेरी बैक्टीरियाज। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ, ध्यान में रखना, ठीक है? याद रहेगा। आगे बढ़े, एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन है, आप टाइम ले लो, 5 मिनट ले लो, 5 मिनट काफी है। पॉज कर दो वीडियो को और फटाफट सॉल्व करो और मुझे बताओ, ठीक है? बिल्कुल, ये 4 क्वेश्चंस हैं। चलो अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं। किसने हु कॉइन्ड द टर्म सेल? पता है हमें कौन? रॉबर्ट हुक। माइक्रो याद है, माइक्रोग्राफिया, कॉर्ड सेल देखी थी, मोनेस्ट्री के छोटे-छोटे कमरे जैसे स्ट्रक्चर। फर्स्ट टू ऑब्जर्व अ लाइव सेल, एंटन वॉन लियनहॉक, ठीक है? याद रहेगा। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सिर्फ कॉर्क की डेड सेल वॉल देखी थी और ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा सेल, लाइव सेल को डिस्क्राइब किया था, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सेल थ्योरी, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे तीनों के नाम तो है नहीं, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है और जैसा मैंने बताया था कि वर्चाओ ने सिर्फ मॉडिफाई किया था, तो आपको ये ध्यान रखना है, शेल्डन एंड स्वान, ये दो हैं, ठीक है? और अब आते हैं
क्वेश्चन 4 पे ओमिनस सेलुलर सेलुलर, ये जो है इसका क्या मतलब है? तो ये रडolf विल्चर आपको याद है? ने बताया था मतलब हर एक सेल जो है एक पुरानी सेल से बनता है, यानी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्म। और माइक्रोप्लाज्म में याद है कुछ? याद करो, एक और चीज बताया था माइक्रोप्लाज्म के बारे में कि इसमें सेल वॉल नहीं होता, ये इकलौता प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s यानी 50s प्लस 30s। ओके। मेसोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेसोसोम किसमें है, किसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है? प्रोकैरियोट्स के। याद है आपको वो 7 फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं? क्या था? सी डी RR SS E, ये फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है? और अभी इस क्वेश्चन के साथ एक बार वापस जल्दी से जाओ और देखोगे क्या फंक्शंस है। अब प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स व्हिच कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। ये बताया था प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा है, स्मॉलर सर्कुलर डीएनए है जो कि बाहर रहता है मेन डीएनए से। इसका काम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जो ये और खतरनाक बना देता है बैक्टीरिया को, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। इसलिए कुछ बैक्टीरिया है जो मेडिसिन से नहीं मरते, प्लाज्मिड की वजह से, ध्यान रखना। अब इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सेल वॉल। तो हमें पता है माइकोप्लाज्म जो है इकलौते छोटे भी हैं और उनके पास सेल वॉल भी नहीं है। अब क्वेश्चन 10, पिलरी एंड फिम्बरी इन बैक्टीरिया हेल्प इन। अब आपको लगेगा कि ये तो किसी एक की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, दोनों की तो है नहीं। बट अगेन इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन आप बोल सकते हो, क्योंकि हमें ध्यान रखना है जो फ्लैजेला है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो ये तो नहीं है। रेस्पिरेशन भी कोई और कराता है, कौन कराता है मुझे बताओ? प्रोटीन सिंथेसिस, तो कौन है? एक इकलौता बचा अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू, जो कि पिलई का काम है या फिम्बरी का काम है, किसका काम है जल्दी बताओ? फिम्बरी का काम है, बिकॉज पिले का काम कुछ और है, बट ठीक है, हम इसे ले लेंगे क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ आपके कितने स्कोर आए। अगर आपको लग रहा है एक और बार रिवीजन की जरूरत है तो जाओ ये वीडियो वापस देखो और रिवाइज कर लो, ठीक है? कोई गलत चीज नहीं है रिवीजन में, इट्स ओके। जरूरी नहीं है एक बार में आपको सारी चीज समझ में आए, कई बार टाइम लगता है, नई चीज है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में सब कुछ जानेंगे कि उनमें क्या-क्या है। जैसे कि अब न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो हम सब कुछ कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए अब आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपनी जो नीट वाले फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दो। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। खुद भी डॉक्टर हैं, दूसरों को भी डॉक्टर बनाएँगे। और कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो। और बस इतना ही इस वीडियो के लिए। एक छोटा-सा सरप्राइज़ है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। मैं लास्ट टू लास्ट ईयर गई थी नोबेल म्यूज़ियम, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी साइंस से रिलेटेड देखी थी। तो नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम जो है वो स्टॉकहोम में है और उसकी कुछ वीडियोज़ मैं यहाँ पे अब शेयर करती हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच।